हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश राजा श्री पीएस भाटी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 10th क्लास के लिए साइंस पढ़ेंगे। 10th क्लास में साइंस का चैप्टर नंबर 6 रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसमें देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं कि रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। और उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक वे कहलाते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए हुए अभिक्रिया का वेग या तो कम कर देते हैं या अधिक कर देते हैं। अब इनके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले हमने क्या देखा कि रासायनिक गुणों में परिवर्तन। तो परिवर्तन दो तरीके से होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। दो तरीके से परिवर्तन होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। अब पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। ये वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, अवस्था, रंग व गंध में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में नहीं। मतलब भौतिक परिवर्तन में उसमें रंग, गंध, गुण और अवस्था में परिवर्तन होता है पदार्थ की, उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसी तरह अगर रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा के बारे में देखते हैं तो ये वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण और संगठनों में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखते हैं अलग अलग दोनों के लिए उदाहरण देखेंगे। तो पहले इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि ये एक जल है, जल का अणु है, H2 है। अब इसको अगर हम गर्म करें, अगर जल के अणु को गर्म करते हैं, ये लो गर्म किया, तो जल को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? वाष्प बनेगी। और अगर जल के अणु को, अगर जल को हम ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? बर्फ बनेगी। हमने क्या किया? अब अगर अभिक्रिया ऐसे चल रही है, जल को गर्म किया तो वाष्प बनी, जल को ठंडा किया तो बर्फ बनी। अगर इसका उल्टा देख ले, अगर वाष्प को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? जल बनेगा। और अगर जल को ठंडा करेंगे या बर्फ को गर्म करेंगे, बर्फ को गर्म करेंगे तो जल बनेगी। इस उदाहरण से हमें एक ही चीज पता चलती है कि जल का सूत्र क्या होता है? H2O। वाष्प भी क्या होगी? H2O। और बर्फ भी क्या होगा? H2O। मतलब कि इनमें तीनों में रासायनिक संगठन समान है। इसमें भी H2O है, इसमें भी H2O है और इसमें भी H2O है, परंतु इनकी भौतिक अवस्था, ये वाष्प है, ये लिक्विड है, द्रव है, और ये सॉलिड है, ठोस है। इसे S लिख सकते हैं, इसे L लिख सकते हैं, इसे G लिख सकते हैं। मतलब कि इस उदाहरण से हमें यह पता चलता है कि ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, इसके रासायनिक संगठन तो तीनों में समान है, परंतु इनकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो गया। ये वाष्प, ये जल और ये बर्फ। अगर बर्फ को गर्म करेंगे तो जल में हो जाएगा, और अगर जल को गर्म करेंगे तो वाष्प में बदल जाएगा, और अगर वाष्प को ठंडा करेंगे तो जल बन जाएगा, और जल को ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा। इसके लिए उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगी तो क्या बन जाएगी? CO। कार्बन क्या था? सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है? गैस है, तो क्या बना देगी? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके क्या होता है? इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। जो कार्बन मतलब कि यहाँ कोयला है, कोयले का अगर हम दहन करेंगे, कोयले का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करेंगे तो क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड से वापस हम कोयला प्राप्त नहीं कर सकते। जिस तरीके से हमने वाष्प से वापस जल प्राप्त कर लिया था, बर्फ से भी जल प्राप्त कर लिया था, और वाष्प से बर्फ भी प्राप्त कर सकते हैं, और बर्फ से वाष्प भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से वापस कार्बन को, हम कोयले को नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, तो ये क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और रहती है कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। मतलब ये परिवर्तन वापस
एक दूसरे में चेंज हो सकता है, बदल सकता है, परंतु रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक संगठनों में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन में भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि नमक का जल में विघटन, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शक्कर का जल में विलयन, या मतलब चुंबक का बनना, इस तरीके से और भी एग्जाम्पल हो जाते हैं भौतिक परिवर्तन के। और इसी के साथ साथ रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि जंग लगना, मतलब एक बार लोहे की जंग लग जाता है तो वापस लोहा प्राप्त नहीं किया जा सकता, लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो जंग लगना, दूध से दही बनना, मतलब दूध फटने के बाद दही बन जाता है, तो दही से वापस दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ये उससे वो ये क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। एक इंपॉर्टेंट चीज है दोनों में, दोनों का मिलता जुलता उदाहरण है मोमबत्ती। अगर मोमबत्ती की बात करें तो अगर मोमबत्ती में मोम के पिघलने की बात हो तो वो भौतिक परिवर्तन में आएगी, और अगर मोमबत्ती में मोमबत्ती के जलने की बात हो तो वो किस में आएगी, रासायनिक परिवर्तन। तो मोम का पिघलना, मोम का पिघलना किसमें आएगा, भौतिक परिवर्तन में, क्योंकि एक बार मोम पिघल जाए तो वापस उसी मोम को मोमबत्ती बनाई जा सकती है, उसी मोम को अलग अलग स्थिति में चेंज किया जा सकता है, क्योंकि मोम पिघलकर नीचे जमा हो जाता है। परंतु मोमबत्ती का जो धागा होता है अंदर वो जलता है, तो मोमबत्ती का जलना मोमबत्ती का जलना किसमें आता है, रासायनिक परिवर्तन। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण, अवस्था और रंग गंध आदि में परिवर्तन होता है, और रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों और संगठनों में परिवर्तन होता है। जैसे कि हमने ये इस अभिक्रिया से समझा था कि जल से वाष्प भी बन सकता है और वाष्प से जल भी बन सकता है, परंतु कार्बन कोयले का दहन होने के बाद में वापस कोयला नहीं बनाया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन स्थायी होता है और रासायनिक भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। इसके हमने एग्जाम्पल भी पढ़े थे। और इसमें क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, परंतु इसमें नया पदार्थ बनता है। अब आगे पढ़ेंगे हम रासायनिक समीकरण। अब बात करेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के को अणुसूत्रों व प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है। अगर मतलब कोई अभिक्रिया है तो उसके सीधा नाम नहीं लिखते, जैसे कार्बन है तो कार्बन का कार्बन नाम नहीं लिखकर उसके प्रतीक चिन्ह या प्रतीकों को लिखते हैं, प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगर कार्बन का प्रतीक लगा देते हैं C प्लस प्रतीक चिन्ह O2 तो क्या बन गया, CO। तो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। अब आगे हम लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए अभिक्रिया को
मतलब कि इसमें कैसे कैसे रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया लिखने के लिए पहले चीज होती है कि एक साइड होता है अभिकारक और एक साइड होता है उत्पाद। जिस भाग में अभिकारक और उत्पाद होता है उसके मध्य में किसका चिन्ह लगाते हैं? तीर का चिन्ह। तो लिख देंगे अभिकारकों तथा उत्पाद के मध्य तीर का चिन्ह लगाया जाता। बाएं भाग में अभिकारक होते हैं और दाएं भाग में उत्पाद होते हैं। इसके बाद में अगर दूसरा पॉइंट देखिए, अगर या तो अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो या उत्पाद 2 या 2 से अधिक हो। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं 12 से। इसमें आ जाएगा H2 + I2। इसमें देखो अभिकारक 2 है और इसमें उत्पाद 2 है। अगर अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो तो क्या करेंगे? उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। और अगर उत्पाद भी 2 या 2 से अधिक हो तो उन दोनों के बीच में क्या लगाएंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो लिख देते हैं अभिकारक या उत्पाद 2 या 2 से अधिक हो ये प्लस का चिन्ह लगा। अब बात आती है कि मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। इस तरफ जितने परमाणु अणुओं की संख्या होगी इसी तरफ दूसरी तरफ भी उतने ही परमाणु की संख्या होती है। ना तो द्रव्यमान का क्षय होता है और ना ही द्रव्यमान का निर्माण होता है। जैसे कि इस अभिक्रिया में कार्बन इधर 1 है तो उत्पाद में भी कार्बन 1 ही बनेगा। और अभिकारक में अगर ऑक्सीजन 2 है तो उत्पाद में ही ऑक्सीजन 2 बनेगा। तो इसमें तीसरा पॉइंट लिख लेंगे, अभिक्रिया ने ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है ना ही द्रव्यमान का क्षय होता है। अभिक्रिया के दौरान पूरा द्रव्यमान संरक्षित रहता है। ये कौन सा नियम होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब जब हमने बात कर ली द्रव्यमान संरक्षण के नियम की तो आगे बात करेंगे कि अभिक्रिया को किस तरीके से आपस में संतुलित किया जाता है। उसको संतुलित करने के लिए हम हीट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करेंगे। तब तक आपका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे रासायनिक समीकरण ये दे देती है, इसको अब रासायनिक समीकरण को हमें क्या करना है? संतुलित करना है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं अनुमान विधि या उसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड में कैसे हम इसको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं? इसका मतलब संतुलन का मतलब है कि इस तरफ का द्रव्यमान पूरा और इस तरफ का द्रव्यमान पूरा दोनों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमेशा किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। तो इधर देखो फेरस क्रिया की कितने है? 1 है, इधर 3 है, इधर H2 2 है, इधर भी 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर 4 है। तो हमेशा हीट एंड ट्रायल विधि में अगर समीकरण को संतुलित करते हैं तो सर्वप्रथम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ देना है, वो क्योंकि साथ साथ संतुलित होते रहते हैं। तो पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। इधर एक है,
इधर 3 है तो इस अभिक्रिया में लिख देते हैं कि Fe को संतुलित करने पर, इसको संतुलित करने के लिए Fe का यहाँ पे 1 है, इधर 3 है, तो इस पद में हमें Fe को 3 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H। मतलब इसमें इस समीकरण में Fe पूरी तरह संतुलित हो गई, इधर भी 3 Fe है, इधर भी 3 Fe है। अब अगली पद में हम ऑक्सीजन को संतुलित कर लेते हैं। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए तो इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो 4 है, इधर इसको मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने हो जाएंगे 3Fe प्लस 4H2O। 4 से गुणा करेंगे तो 4 ऑक्सीजन इधर हो जाएंगे 4 इंटू O, तो 4 ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो ये इधर ऑक्सीजन संतुलित हो गए Fe3O4 प्लस H। अब पीछे बचा है हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 4 है और इधर ये 2, 4 इंटू 2 कितने हो जाए 8, तो इधर भी हाइड्रोजन को हमें कितना बनाना होगा 8 बनाने के लिए हाइड्रोजन के आगे 4 से गुणा कर देंगे, 4 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, तो मैं इधर क्या लिख दूंगा, इधर 4 हाइड्रोजन है तो इस 4H के H2 के आगे 4 लिखूंगा, तो इस तरीके से पूरी तरीके से समीकरण संतुलित हो जाएगी। 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। अब इसमें देखो 3 Fe है, ये भी 3 Fe, 4 O है तो इधर भी 4 O है, 4 8 H है तो यहाँ भी 4 8 H है। इस तरीके से ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गए। अब ये रासायनिक समीकरण संतुलित होने के बाद में कुछ जैसे कि चिन्ह लगाए जाते हैं रासायनिक समीकरण में। समीकरण में पदार्थों की अवस्था लिखी जाती है, ये अवस्था लिखने के लिए प्रतीक चिन्ह होता है, जैसे ठोस के लिए क्या लिखते हैं हम अभिक्रिया में S लिखते हैं, गैस के लिए G लिखते हैं और द्रव के लिए L लिखते हैं और जलीय विज्ञान के लिए AQ लिखते हैं। तो अब इस अभिक्रिया में देखो S, G, L और AQ का उपयोग करना है। ये Fe क्या है ठोस है तो 3Fe और यहाँ ठोस है तो S लिख देंगे, ठीक है। 4H2O जहाँ H2O गैस के रूप में, मतलब कि पानी को हम यहाँ पे भाप के रूप में यूज लेते हैं, इस अभिक्रिया में भाप के रूप में यूज लेते हैं, इसलिए H2 को हम गैस लिखेंगे। और ये FeO4 क्या हो जाएगा Fe3O4, ये भी क्या हो जाएगा सॉलिड हो जाएगा, प्लस 4H2O H2 ये हो जाएगी ये। इस अभिक्रिया में ये लिखने के साथ साथ अब जब अभिक्रिया लिखते हैं तो उसकी तीर के ऊपर जो भी ताप दाब का उपयोग किया जाता है, उस ताप या दाब को इस तीर के ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे 380 एटमॉस्फेयर दाब का उपयोग किया जाता है इस अभिक्रिया में, और तीर वो जो कि अभिक्रिया में जो ताप या दाब जितना उपयोग किया जाता है उसको तीर के ऊपर लिखते हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के परिवर्तन के बारे में देखते हैं। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने पर वे मूल पदार्थ के रासायनिक गुणों और संगठनों में भिन्न हो जाता है,
उस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि इन शॉर्ट अगर बोले कि रासायनिक परिवर्तन ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहली रासायनिक अभिक्रिया है संयुग्मी रासायनिक अभिक्रिया। संयुग्मी रासायनिक अभिक्रिया, इसको संयोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं, इसे योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं, इसे योगशील अभिक्रिया भी बोलते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी अगर लैंग्वेज लिखें, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो कोई ए है, ए और बी दो अभिकारक जुड़कर आपस में एक सी उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ पर दोनों को क्या होता है, संयोजन होता है, संयुग्मी होता है, योग होता है, इसलिए इसे संयुग्मी, संयोजन, योगात्मक या योगशील अभिक्रिया कहते हैं। इन दोनों का आपस में क्या होता है, योग होकर एक उत्पाद का निर्माण होता है, इसलिए इसे संयुग्मी या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, C+O2 दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो C+O2 मिलकर क्या हो जाएगा, CO2। अब इसके समान ही एक विपरीत है, पर इसके समान ही है, उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया। विघटन अभिक्रिया क्या होती है कि इसमें जैसे दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार विघटन अभिक्रिया में होगा कि उत्पाद टूटकर एक दो या दो से अधिक अभिकारकों का निर्माण करते हैं, तो वो कहलाएगी विघटन अभिक्रिया। तो उत्पाद टूटकर दो या उत्पाद टूटकर, यानी कि मान लेते हैं कि कोई अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, विघटन अभिक्रिया। मतलब वियोजन अभिक्रिया इसमें कि अभिकारक टूटकर उत्पाद का निर्माण करते हैं और यहाँ पर अभिकारक जुड़कर उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो यहाँ अभिकारक जुड़ते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, और यहाँ अभिकारक विघटित होते हैं तो ये विघटन होकर जिससे उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे विघटन अभिक्रिया कहते हैं। विघटन अभिक्रिया में तीन पार्ट होते हैं, विद्युत अपघटन, इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो विद्युत अपघटन में क्या होता है, किसी जलीय विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह जलीय विलयन में अभिकारक टूट जाता है, तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे कि NaCl है, अगर इसमें जलीय विलयन है तो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये Na+Cl2, तो 2Na हो जाएगा संतुलित करने पर, तो ये हो गई विद्युत अपघटन। अब हो गई उष्मा अपघटन अभिक्रिया होती है, जिसमें अगर किसी पदार्थ को उष्मा दी जाती है तो वो अपघटित हो जाता है, तो उसे उष्मा अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे ताप दे देते हैं या उष्मा दे देते हैं, तो ये हो जाएगी CaO+CO2 संतुलित है।
ये संतुलित है। और तीसरी अभिक्रिया की अगर बात करें, यहाँ पे बात करता हूँ तीसरी अभिक्रिया प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, अगर प्रकाश की उपस्थिति में किसी अभिक्रिया में अभिकारकों अपघटित होते हैं तो उसे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि 2HBr, तो H2H प्लस Br, तो ये इस अभिक्रिया का निर्माण होता है। तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम रासायनिक अभिक्रिया में देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया और चौथी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब ये दोनों मिलती जुलती अभिक्रिया है, इसलिए दोनों को साथ पढ़ लेते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक की में एक परमाणु या परमाणु समूह, मतलब अभिकारक में परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे परमाणु या परमाणु समूह को विस्थापित करता है, कर देता है, उसे कौन से अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि CuSO4 की अभिक्रिया Zn में करते हैं तो क्या बन जाएगी? ZnSO4 प्लस C। मतलब कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया अगर जिंक से करते हैं क्या बनता है? कॉपर सल्फेट, और ये क्या है? जिंक। तो दोनों अभिक्रिया करते हैं तो Zn है वो अधिक क्रियाशील है किससे? Cu से। Cu से ज्यादा क्रियाशील है Zn, इसलिए Zn Cu को विस्थापित कर देता है, इसलिए इसे अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये Zn Cu से अधिक क्रियाशील है, तो ये हमें कैसे पता चला? इसके लिए एक सक्रियता श्रेणी होती है, जो अभी इस अभिक्रिया के बाद में मैं सक्रियता श्रेणी बता दूंगा और उसको याद करने का तरीका भी बता दूंगा। तो उससे पता चल जाएगा कि Zn ज्यादा क्रियाशील है या Cu ज्यादा क्रियाशील है, और उस हिसाब से अगर अभिक्रिया करेंगे तो कौन किसको विस्थापित करेगा उसका पता चल जाएगा। तो यहाँ Zn Cu को विस्थापित कर देता है, तो यहाँ जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। इसी तरीके से अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो इसमें अभिकारक के अभिक्रिया में अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह एक दूसरे को आपस में विस्थापित करते हैं। तो उसमें कौन सी अभिक्रिया होगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या है कि Zn ने Cu को किया था, परंतु इसमें एक दूसरे को आपस में विस्थापित करते हैं, तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। उसका लिए एग्जांपल है HgNO3 प्लस KCl3। तो अभिक्रिया ऐसी करते हैं KCl की उपस्थिति में, तो ये बन जाएगी HCl प्लस KNO3। ये अभिक्रिया हो जाएगी। इसमें देखो NO3 पहले Ag के साथ था, अब ये पोटेशियम के साथ चला गया और Cl Ag के साथ चला गया, तो ये अभिक्रिया हो जाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ पे सक्रियता श्रेणी लिख देता हूँ और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब आगे बात करते हैं हम सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड का जो सक्रियता का क्रम इस तरीके से होता है। ऊपर होता है सबसे अधिक क्रियाशील, और जो जो नीचे हम इसमें जाते हैं तो ये क्रियाशीलता कम होती जाती है। तो इस ये क्रम कौन सा है? क्रियाशीलता का घटता क्रम बोलते हैं। और सबसे नीचे वो निम्न क्रियाशील है, सोना सबसे कम क्रियाशील होता है,
और पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या है, कनक। कनक कनक मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। मांगे, मांगे मतलब मैग्नीशियम। एलजी, एलजी एल्यूमिनियम, जिंक। कनक मांगे एलजी, ये हो जाएगा इतना सा कनक मांगे। कनक मांगे मतलब के एन एस ये एम जी। कनक मांगे एल जी, इन दो को याद करेंगे। एल जी, एल एल का मतलब एल्यूमिनियम और जी का मतलब जिंक। और क्या है, फिर लेड है। इस एल जी के बाद में क्या है, लेड है। फिर लेड है, फिर मतलब फेरस, लेड मतलब पीबी और एच मतलब ए मतलब हाइड्रोजन। फिर लेड है, कनक मांगे एल जी, फिर लेड है, फिर क्या है, कॉपर है जी। उसके बाद में क्या है, कॉपर है जी। कॉपर मतलब Cu है जी, है मतलब H और G, मतलब अगर है लिखता तो मैं हाइड्रोजन मान लेते, तो है जी मतलब है जी मतलब मरकरी। फिर कॉपर है जी, सिल्वर गोल्ड। इस दो नीचे Ag Au को हमने सीधा लिख देता हूँ सिल्वर गोल्ड। तो इसको याद करने के लिए एक टुकड़ा बनाते हैं, कनक मांगे। कनक मांगे मतलब KNaCaMg, कनक मांगे Lg। इन दो को याद करेंगे, Al और G Zn। फिर इसको याद करेंगे, फिर है लेड। फिर है लेड में Fe का मतलब, फिर में मतलब Fe फेरस, लेड का मतलब Pb लेड, और हे का मतलब हाइड्रोजन। और फिर इसके करेंगे इतना सा याद रखेंगे, कॉपर है जी। कॉपर का मतलब Cu, Ag का मतलब Hg मरकरी से है। फिर इनको दो को याद करेंगे, सिल्वर Ag और गोल्ड Au। इस तरीके से ये 3-4 बार रिपीट करेंगे तो सक्रियता श्रेणी याद हो जाएगी। फिर होता है कि जब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से जो भी ऊपर होगा वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होगा, और जो हाइड्रोजन से नीचे होगा वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होगा। इस तरीके से ये सक्रियता श्रेणी का क्रियाशीलता का घटता क्रम के लिए ये एक सारणी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। अब अगली अभिक्रिया देखते हैं, अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी होती है कि जिसमें अगर अभिकारक से सीधा उत्पाद बनता है और उत्पाद से वापस अभिकारक प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो कहलाती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है कि जब अभिकारक को मिलाया जाता है तो उत्पाद बनता है, और उत्पाद के बनते बनते उसी कंडीशन में वापस उत्पाद से अभिकारक बनने लग जाता है, तो उसे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, C+O2 से क्या होगा, CO2 बनता है। C+O2 से CO2 बनता है, तो इसमें तीर का एक तरफ निशान बनता है, तो मतलब यह अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है। इसमें अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है, इसका व्युत्क्रम मतलब कि इसका उल्टा संभव नहीं है। CO2 से वापस कोयला और ऑक्सीजन प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसका निर्माण होता है, इसका व्युत्क्रम संभव नहीं होता है। और इस अभिक्रिया में क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है, उसी स्थिति में मतलब उसी ताप दाब से, उसी टेम्परेचर, उसी दाब प्रेशर में, उसी स्थिति में है, जैसी स्थिति में अभिकारक से उत्पाद बनता है, तो उसी स्थिति में उत्पाद से पुनः अभिकारक बनता है या बनने लग जाता है, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं।
3 सॉरी 2NH3 N2 और H3 तो 3 यहाँ। तो ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो उसके बीच में यहाँ पे तो हमने तीर का निशान लगाया क्योंकि अभिक्रिया एक ही तरफ जा रही है। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशा में चल सकती है। यह अभिक्रिया दोनों दिशा में चलती है। दोनों दिशा का मतलब अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक। एक दिशा का मतलब अभिकारक से उत्पाद। मैं लिख देता हूं अभिकारक दोनों दिशा का मतलब ये अभिकारक है। अभिकारक से क्या बना? उत्पाद और उत्पाद से वापस अभिकारक। तो दोनों दिशाओं को सिंबल लगाने के लिए तीर का निशान इस तरीके से लगाते हैं। मतलब कि ये अभिकारक से उत्पाद भी बन सकता है और उत्पाद से अभिकारक भी बन सकता है। इसमें क्या होता है कि अभिक्रिया के दौरान ही तो अभिकारक से उत्पाद बनता है, उसी दौरान उसी परिस्थिति में उत्पाद से अभिकारक बनने लग जाता है। तो मतलब कि इस अभिक्रिया में कभी भी अभिकारक शून्य नहीं होता है। मतलब अभिकारक से ये उत्पाद बना तो इधर से अभिक्रिया होगी तो उस अभिक्रिया के लिए अभिकारक ये होने लग जाएगा और उत्पाद ये बनने लग जाएगा। मतलब ये अभिकारक है, धीरे धीरे उत्पाद बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। एक टाइम मान लो पूरा उत्पाद बन गया, पर वापस इसमें रिवर्स हो रही है, अभिक्रिया दूसरी तरफ शुरू हो रही है। तो उत्पाद से वापस अभिकारक बनता है। तो मतलब उत्पाद से अभिकारक बनते समय ये तो अभिकारक हो जाएगा और ये उत्पाद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अभिकारक और ये उत्पाद हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया में अभिकारक कभी भी शून्य नहीं होता। अगर क्वेश्चन आ जाए एक नंबर में कि कौन सी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक कभी भी शून्य नहीं होता, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उसमें अभिकारक कभी भी शून्य नहीं होता। परंतु इस अभिक्रिया में अभिकारक शून्य हो सकता है, क्योंकि शून्य होगा तभी तो उत्पाद बनेगा। अभिकारक पूरी तरह शून्य होगा तो उत्पाद शून्य मैक्सिमम होगा। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करेंगे मंद और तीव्र अभिक्रिया। अब इस ये वीडियो का लास्ट पार्ट है मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया। मंद और तीव्र अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो बहुत ही कम गति से चलती है, मतलब धीरे धीरे चलती है, जिसको संपन्न होने में कई दिन, कई घंटे, कई साल भी लग जाते हैं। तो उस अभिक्रिया को मंद अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में कई घंटे, दिन या साल लग जाते हैं, उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। और इसका सबसे सिंपल उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। अब दूसरा देखते हैं तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक में, मतलब पदार्थ को अभिकारक के रूप में मिलाते ही अभिक्रिया संपन्न हो जाना। जैसे कि अभिकारकों को मिलाते ही अभिक्रिया हो जाना। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तीव्र अभिक्रिया कहलाती है।
तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर मान लो परबल सार और परबल अम्ल की आपस में क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है कि परबल सार बनता है NaOH की क्रिया HCl से करवाई तो क्या बन गया NaCl प्लस NaCl और ये क्या बन गया H2। अगर परबल सार और परबल अम्ल की अभिक्रिया अगर करवाते हैं तो NaCl प्लस H2 बनता है जो कि बहुत तीव्र गति से बनता है। इसका टाइमिंग होता है 10 की पावर -12 सेकंड में ये बन जाता है। इतने कम समय में ये अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। अगर ये बात परबल सार और परबल अम्ल की कर ही ली है तो इसके साथ साथ एक अभिक्रिया और पढ़ लेते हैं, वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अम्ल और क्षार का, यहाँ जरूरी नहीं परबल अम्ल और परबल क्षार हो, जब अम्ल और क्षार की क्रियाएं आपस में करवाई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब अम्ल व क्षार की क्रिया आपस में करवाई जाती है, क्रिया करवाई जाती है तो लवण व जल प्राप्त होता है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल ये सीधा ऊपर है, मतलब कि ये यहाँ पे लिख देता हूँ NaOH ये क्षार है प्लस HCl ये अम्ल है। इन दोनों को अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा NaCl प्लस H2। ये NaCl क्या हो जाएगा? लवण हो गया। और ये क्या हो गया? इसमें क्या होता है कि क्षार का OH आयन और अम्ल का H आयन आपस में क्रिया करके H2 बना। हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन मिलकर क्या बनाते हैं? जल का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ का। फिर आगे की बात करेंगे हम अगले वीडियो में, उसमें हम ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ उत्प्रेरक के बारे में भी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।